नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आशीष तिवारी एकेडमी पर। मैं हूं सिमरन और इस चैनल पे हम क्लास 9 टू 12 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम के लिए सीरियस हो और कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स गेन करना चाहते हो तो समझ लो ये चैनल आपके लिए ही बना है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10th के होम साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, जिनसे पेपर का 60 to 70 पार्ट कवर अप हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइन मोटर कौशल क्या होते हैं। 3 से 5 वर्ष की आयु में या 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, बच्चों में बचपन के आरंभिक वर्षों में विकसित फाइन मोटर कौशल के 2 उदाहरण दीजिए। फाइन मोटर कौशल क्या होते हैं और 3 से 5 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें ये जो होता है फाइन मोटर कौशल वो किस तरीके से विकसित होता है, हमें ये बताना है। अगर हम बात करें फाइन मोटर कौशल विकास की, तो फाइन मोटर कौशल वे कौशल होते हैं जिनमें हाथों और उंगलियों की छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, जैसे वस्तुओं को पकड़ना, लिखना और बटन लगाना आदि। यानी जो हमारा फाइन मोटर कौशल जो है वो किससे संबंधित है, हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं उससे संबंधित है। और हमारे जो हाथों की जो उंगलियां हैं उसकी जो छोटी मांसपेशियां होती हैं उनके विकास से संबंधित होता है हमारा फाइन मोटर कौशल। ठीक है, छोटी मांसपेशियों से संबंधित होता है, छोटी मांसपेशियों के विकास से संबंधित होता है हमारा फाइन मोटर कौशल। ठीक है, अब अगर हम बात करें 3 से 5 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर हम इसके उदाहरण कैसे देख सकते हैं। यानी 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो पेंसिल पकड़कर चित्र बनाना सीख जाते हैं और लिखना सीख जाते हैं। यानी 3 से 5 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं वो आसानी से पेंसिल पकड़ सकते हैं, चित्र बना सकते हैं और लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो फाइन मोटर कौशल जो होता है वो चल रहा होता है, यानी उनका जो छोटी मांसपेशियों का जो विकास हो रहा होता है, इसी के कारण वो क्या कर पाते हैं, आसानी से पेंसिल को पकड़ना सीख जाते हैं, चित्र बनाना सीख जाते हैं और लिखना सीख जाते हैं। अगर हम हमारे सेकंड उदाहरण की बात करें तो मोती पिरोना या खिलौनों को जोड़ना। बच्चों की जब फाइन मोटर कौशल डेवलपमेंट हो जाता है, यानी विकास हो जाता है छोटी मांसपेशियों का, तो वो आसानी से खिलौनों को जोड़ सकते हैं। और जैसे कोई मोती पिरोने वाली जो एक मतलब कह सकते हैं हम कोई एक माला है, या फिर हम कह सकते हैं जो अबेकस में जितने भी हमारे वो होते हैं मोती होते हैं उनको भी इजी तरीके से वो क्या कर सकते हैं, पिरो सकते हैं, एक दूसरे के अंदर उसे डाल सकते हैं। तो हमारा फाइन मोटर कौशल किससे संबंधित है, हमारे हाथों की उंगलियों से संबंधित है, जिसके अंदर हमारी जो छोटी मांसपेशियां होती हैं उसका विकास ये बताता है, जिससे बच्चा क्या करता है, आसानी से वस्तुओं को पकड़ना सीख जाता है, लिखना सीख जाता है और बटन लगाना सीख जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि भोजन संचालक को किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। यानी जो भोजन संचालक होते हैं उनको किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। अगर हम भोजन संचालक की बात करें, यानी जो भोजन बना रहे हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें तो उनको हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंग के ढीले और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। और इसके साथ ही साथ उन्हें सिर को भी ढकने के लिए एक कैप या टोपी का उनको यूज़ करना चाहिए और हाथों में दस्ताने यानी ग्लव्स पहने होना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारा जो भोजन है वो दूषित नहीं होगा। ठीक है, भोजन संचालक क्या होते हैं, जो भोजन बना रहे होते हैं या भोजन परोस रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं भोजन संचालक। अगर हम बात करें उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता की, यानी जिससे हमारा जो भोजन है वो दूषित ना हो, अगर हम उसकी बात करें तो भोजन संचालक के जो कपड़े होने चाहिए वो एकदम साफ सुथरे होने चाहिए, उनका जो रंग होना चाहिए वो हल्के रंग के होने चाहिए और ढीले और आरामदायक होने चाहिए, जिससे उन्हें भोजन बनाते समय, ठीक है, कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ ही साथ उनका सिर ढका होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है
सिर क्यों ढका होना चाहिए? ताकि हमारे जो सिर के जो मतलब जो बाल है या फिर हम कह सकते हैं जितनी भी डर्ट वगैरह है वो हमारे भोजन में ना आए, ठीक है? जिससे क्या होगा, हमारा जो भोजन है वो दूषित होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और हैंड्स में हमेशा ग्लव्स यानी कि हाथों के जो दस्ताने होते हैं, भोजन संचालक को हमेशा दस्तानों का उपयोग करना चाहिए भोजन को बनाते समय या परोसते समय, ठीक है? इससे क्या होगा कि हमारा भोजन दूषित होने से बचेगा और हम स्वच्छता का भी पालन करेंगे और साथ ही साथ हम स्वस्थ भी रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है कि खाद्य सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। यानी जो खाद्य सुरक्षा है उसको परिभाषित कीजिए। 2 तरीकों का उल्लेख कीजिए जिनके द्वारा FSSAI भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यानी खाद्य सुरक्षा क्या होती है? जितने भी हमारे खाने के से संबंधित जितने भी वो होते हैं, जितने भी पैकेट फूड होते हैं, खाद्य सुरक्षा क्या होती है कि खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है कि भोजन साफ सुथरा, सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, ताकि उपभोक्ता क्या ना पड़े, बीमार ना पड़े। यानी खाद्य सुरक्षा क्या हुई हमारी? खाद्य सुरक्षा मतलब जिसमें हमारा भोजन क्या हो, एकदम साफ सुथरा हो, सुरक्षित हो और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। इससे क्या होगा कि जितने जो भी हमारे उपभोक्ता है उसके जो बीमार पड़ने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है? अगर हम बात करें FSSAI की, तो इसमें क्या होता है, इसमें इसमें इसकी जो सुरक्षा होती है, अगर हम FSSAI की बात करें तो FSSAI जो क्या करता है, भोजन की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, ठीक है? भोजन की सुरक्षा को क्या करता है? सुनिश्चित करता है, बताता है कि किस प्रकार का जो भोजन है वो एक तरीके से सुरक्षित है, ठीक है? अगर हम बात करें पहले तरीके की, तो पहला तरीका हमें क्या बता रहा है कि खाद्य उत्पादकों के लिए मानक तय करना और लाइसेंस या पंजीकरण देना। अगर हम बात करें जितने भी हमारे खाद्य उत्पादक हैं, ठीक है? जो खाद्य उत्पादक हैं उनके लिए क्या बनाना? मानक चिन्ह तैयार करना, ठीक है? एक मानक चिन्ह तैयार करना जिससे पता चल जाए कि हाँ ये जो खाद्य पदार्थ है वो सुरक्षित है या नहीं है, या स्वच्छ है या नहीं है, ठीक है? या फिर हमारी सेहत के लिए हानिकारक तो नहीं है। तो मानक चिन्ह हमारे ये सब तय करते हैं। और जो FSSAI है ये क्या कहता है कि भाई लाइसेंस होना ज़रूरी है किसी भी रेस्टोरेंट को या किसी भी ऐसी हम कह सकते हैं फैक्ट्री को चलाने के लिए जो हमारे खाद्य पदार्थ से संबंधित है, उसके पास क्या होना चाहिए? एक लाइसेंस होना चाहिए या फिर उसका एक रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण उसका होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करें तो खाद्य नमूनों की जांच कर मिलावटी या असुरक्षित भोजन पर कार्रवाई करना। यानी जितने भी उसके सैंपल्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे खाद्य पदार्थों के सैंपल्स हैं उनकी क्या होनी चाहिए? उनकी जांच होनी चाहिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट तो नहीं है या वो भोजन असुरक्षित तो नहीं है हमारे लिए। अगर हमें उसमें मिलावट देखने को मिलती है या हमें उसमें असुरक्षित भोजन देखने को मिलता है तो इस पे क्या होगी? तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। और खाद्य सुरक्षा मैंने आपको बता ही दिया है। और FSSAI के द्वारा जो भोजन की जो सुरक्षा है उसके भी 2 तरीके बता दिए कि FSSAI क्या कहता है कि जितने भी खाद्य उत्पादक हैं उनके पास मानक चिन्ह होना चाहिए, उनका लाइसेंस होना चाहिए और उनका रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण उनका होना चाहिए। सेकंड हमारा जो तरीका है वो क्या कहता है कि जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ के नमूने हैं यानी जो जितने भी सैंपल्स हैं उनकी जांच की जाएगी, ठीक है, FSSAI के द्वारा। क्यों? जिससे हमें ये पता चले जांच में कि उस पदार्थ के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मिलावट तो नहीं है या वो असुरक्षित तो नहीं है। अगर हमें असुरक्षितता उसमें पाई जाती है या मिलावट पाई जाती है तो उस पे क्या किया जाएगी? तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 3 था, खाद्य सुरक्षा को हमने परिभाषित किया और उसके 2 तरीके भी बताए, ठीक है, जिससे जो हमारा FSSAI जो है वो भोजन को क्या करता है? सुरक्षित घोषित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि साबुन की तुलना में रिडेंट्स बेहतर काम क्यों करते हैं या बेहतर परिणाम क्यों देते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें साबुन की तुलना में सीडेंट्स जो होते हैं वो बेहतर परिणाम क्यों देते हैं? सीडेंट्स साबुन की तुलना में बेहतर परिणाम इसलिए देते हैं क्योंकि वो कठोर पानी में भी अच्छी तरह से झाग बनाते हैं और शरीर के प्राकृतिक तेल को कम नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही इसका पीएच जो है वो त्वचा के अनुकूल होता है, इसलिए त्वचा भी हमारी क्या होती है? कम रूखी होती है,
ठीक है, साबुन की तुलना में हमारे जो सीडेंट्स हैं वो बेहतर क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये कठोर पानी के साथ भी अच्छी तरह से क्या बना लेते हैं, झाग बना लेते हैं, जिससे हमारा जो प्राकृतिक तेल जो होता है, यानी जो हमारी जो स्किन के अंदर जो नेचुरल ऑयल जो होता है, उसको भी ये क्या करते हैं, कम नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारी जो त्वचा का जो पीएच लेवल होता है उसको भी बैलेंस करने में या अनुकूल करने में हमारी मदद करते हैं। और इससे भी हमारी क्या होती है, जो हमारी जो त्वचा होती है वो रूखी कम होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है कि धोने से पहले कपड़ों को छांटते समय आप किन प्रकार की या किन कारकों का ध्यान रखेंगे। धोने से पहले कपड़ों को छांटते समय आप किन कारकों का ध्यान रखेंगे। यानी आपने देखा होगा कि जब भी आपकी मम्मा कपड़े धोने जाती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करती हैं, वो कपड़ों को छांट देती हैं, अलग कर देती हैं। क्यों कर देती हैं, इसके पीछे के कौन से कारक हैं, इस क्वेश्चन में हम जानेंगे। पहला जो कारक है हमारा वो है रंग के आधार पर। रंग के आधार पर मतलब जो सफेद रंग के कपड़े होते हैं या जो हल्के रंग के होते हैं या फिर जो गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं, उन्हें रंग के आधार पर हम पहले से ही छांट देते हैं। क्यों छांट देते हैं, ताकि जो हमारे सफेद रंग के कपड़े हैं या हमारे जो हल्के रंग के कपड़े हैं, उनके साथ अगर हम गहरे कपड़ों को धोएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो दूसरे कपड़े होंगे उस वो भी क्या हो जाएंगे, रंगीन हो जाएंगे, उसके रंग में हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा कारक है वो हमें ये बताता है कि रंग के आधार पर हम कपड़ों को अलग कर देंगे, जिससे हमारे जो कपड़े हैं वो खराब ना हो, किसी दूसरे कपड़े का कलर उस पर ना लगे। अब बात करते हैं हम कपड़े के प्रकार बनावट के अनुसार। अगर हम कपड़े के प्रकार की बात करें तो कपड़े हमें कितने प्रकार में देखने को मिलते हैं, सूती में देखने को मिलते हैं, ऊनी में देखने को मिलते हैं, रेशमी में देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे कपड़े के प्रकार होते हैं। इसके आकार में भी हम इसको बांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं कपड़ों को। क्यों, क्योंकि अगर हम ऊनी वस्त्रों को सूती वस्त्रों के साथ धोते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे जो कपड़े जो हैं वो खराब होने के चांसेस जो होंगे वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए हम कपड़ों को धोते समय या धोने से पहले हम क्या करते हैं, उनको छांट देते हैं, अलग कर देते हैं। यानी जो रंग वाले कपड़े हैं, हल्के रंग वाले कपड़े हैं, उन्हें अलग कर देते हैं, और जो उसके कपड़े की बनावट है और जो उसके प्रकार है उसके आधार पे भी उसको हम अलग कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जो कपड़े होते हैं वो खराब होने से बच जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है कि बचे हुए भोजन का भंडारण करते समय आप किन दो बातों को ध्यान में रखेंगे या किन दो बातों का पालन करेंगे। अगर हम बात करें बचे हुए भोजन को, भंडारण मतलब उसको रखते हुए, ठीक है, बचाते हुए, अगर हमारा कोई बचा हुआ भोजन है उसको हम अगर स्टोर कर रहे हैं तो हम कौन सी ऐसी दो बातों का ध्यान रखेंगे जो बहुत ज्यादा हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव डालती है और हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ स्वस्थ बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो अगर हम बात करें बचे हुए भोजन की, तो बचा हुए भोजन की जो पहली ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि भोजन को ठंडा करके साफ और ढके हुए बर्तन में रखें। ठीक है, यानी जो हमारा बचा हुआ जो भोजन है उसको हम क्या करें, एक साफ ढके हुए बर्तन में, यानी जो साफ सुथरा जो बर्तन है और जो ढक्कन वाला बर्तन है उसके अंदर हम अपने भोजन को, उस भोजन का भंडारण करते हुए उसको एक ठंडी जगह पर, यानी जैसे हमारा जो रिफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उसमें हम उसे रख सकते हैं। ठीक है, पहली दूसरी बात क्या है, उसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसे फ्रिज में रखते हैं तो हम उसको 24 घंटे के अंदर उपयोग हमें उसका कर लेना चाहिए। अदरवाइज 24 घंटे से ज़्यादा होते हैं तो वो जो भोजन होता है उसके अंदर के जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो एक तरीके से हमारे लिए जहर का काम करते हैं। ठीक है, जहर का काम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बासी भोजन करते हैं, ज़्यादा बासी खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें बचे हुए भोजन को, उसका भंडारण करते समय इन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी हम बर्तन में रख रहे हैं वो बर्तन एकदम स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो। और जो दूसरा है, अगर हम उसे फ्रिज का उपयोग कर रहे हैं, फ्रिज में रख रहे हैं भोजन को, तो 24 घंटे के अंदर ही अंदर हमें उस भोजन का उपयोग करना होता है, जिससे क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम ज़्यादा देर का भोजन ग्रहण करते हैं, 24 घंटे से ज़्यादा रखते हैं और फिर उपयोग में लाते हैं भोजन को, तो उससे हमारा जो है स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है कि हमें 4 तरीकों की सूची बनाइए जिनमें उपभोक्ता शिक्षा उपभोक्ताओं की मदद करती है। ठीक है, 4 ऐसी सूची बनानी है हमें जिसमें जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता शिक्षा जो होती है वो उपभोक्ताओं की क्या कर रही है, मदद कर रही है। ठीक है, उपभोक्ता कौन होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट को, मतलब जो हम खरीदते हैं, मतलब जो भी हम सामान लेने जाते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है,
अगर हम उपभोक्ता शिक्षा की बात करें, उपभोक्ता शिक्षा जो होती है वो हमारे अधिकारों को दिखाती है, ठीक है। उपभोक्ता शिक्षा क्या करती है, वो एक उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन करती है, अधिकारों के बारे में बताती है कि जो उपभोक्ता है उसके क्या क्या अधिकार होते हैं किसी भी वस्तु को खरीदते समय, ठीक है, या चुनते समय। तो हमें ऐसे 4 उपभोक्ता शिक्षा से संबंधित 4 ऐसे तरीके बताने हैं जिससे हमारी मदद हो रही हो किसी भी वस्तु को खरीदते समय। तो पहला जो तरीका है वो है उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी देती है। उपभोक्ता शिक्षा क्या कहती है कि जितने भी उपभोक्ता हैं उनके भी क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। तो उपभोक्ता शिक्षा हमें क्या दे रही है, अधिकारों की जानकारी दे रही है। अगर हम इसके दूसरे तरीकों की बात करें तो यह है सही और सुरक्षित उत्पादन चुनने में हमारी सहायता भी कर रही है। उपभोक्ता शिक्षा क्या कर रही है, हमें जितने भी हम वस्तुओं का चयन कर रहे हैं या जो भी उत्पाद हम खरीद रहे हैं, ठीक है, उसमें उसका हम किस प्रकार से सही प्रकार से चयन कर सकते हैं, किस तरीके से उसे चुन सकते हैं और किस तरीके से हम सुरक्षित उत्पाद खरीद सकते हैं, इसमें भी हमारी ये सहायता करती है, ठीक है। तीसरा है ठगी और मिलावट से बचना सिखाती है। उपभोक्ता शिक्षा हमें क्या सिखा रही है कि जितने भी फेक हैं, यानी जो ठगी से संबंधित हमारे जितने भी फेक प्रोडक्ट होते हैं हम उनसे कैसे बच सकते हैं और मिलावट से भी हम किस प्रकार से बच सकते हैं, ये भी हमें उपभोक्ता शिक्षा सिखाती है। चौथा जो तरीका हमारा है वो क्या कहता है कि शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया भी हमें उपभोक्ता शिक्षा बताती है। अगर हम शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की बात करें तो उपभोक्ता शिक्षा हमें क्या बता रही है कि अगर एक उपभोक्ता के अधिकारों का हनन हुआ है, यानी उसके अधिकारों की अवहेलना हुई है, उसके अधिकारों का पालन नहीं किया गया है, तो उपभोक्ता शिक्षा हमें ये भी सिखाती है कि किस प्रकार से हम अपनी शिकायत दर्ज कराकर अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं और सही उत्पाद हम खरीद सकते हैं सुरक्षा के साथ, बिना मिलावट के साथ, और ठगी से हम बच सकते हैं। तो उपभोक्ता शिक्षा हमें 4 ऐसे तरीके बताती है जिससे उपभोक्ताओं को उत्पादक खरीदने में मदद मिलती है और उसे अपने अधिकारों का भी पता चलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है कि ऊर्जा बचाने के लिए कार्यों को उचित क्रम में करना चाहिए। एक उदाहरण देकर समझाइए। ऊर्जा मतलब हमारी जो एनर्जी होती है, ठीक है। अगर हमें अपनी एनर्जी को बचाना है तो हम ऐसे कौन से कार्यों को किस क्रम में करना चाहिए कि हमारी जो ऊर्जा है वो बच जाए। अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो ऊर्जा बचाने के लिए कार्यों को उचित क्रम में करना चाहिए ताकि बार बार चलना फिरना या हमारा समय नष्ट ना हो। अगर हम अपनी एनर्जी को बचाना चाहते हैं तो हमें उन अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी कार्य हैं हमारे, उनको क्या करना चाहिए, एक सही क्रम में करना चाहिए जिससे हमें बार बार चलना फिरना भी ना पड़े, बार बार हमारी ऊर्जा भी ना लगे उसमें और हमारा समय भी जो है वो नष्ट होने से बच जाए। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में रसोई में पहले सभी सब्जियों को एक साथ काट लेना चाहिए, फिर गैस जलाकर पकाना। इससे क्या होगा, हमारा समय और शारीरिक ऊर्जा दोनों की क्या होगी, बचत होगी, ठीक है। यानी जो हमारी जैसे अगर हम रसोई में काम कर रहे हैं तो हमें पहले क्या कर लेना चाहिए, सारी सब्जियों को एक साथ काट लेना चाहिए, फिर हमें एक ही बारी में गैस जलाकर उसको खाना पकाने की जो प्रक्रिया है हमारी उसको शुरू कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा समय भी बचेगा, शारीरिक ऊर्जा भी बचेगी और इससे हमारी घरेलू बचत भी जो होगी वो होगी। घरेलू बचत बचत इन द सेंस कि घरेलू बचत का मतलब है यहाँ पे कि जो हमारी गैस से संबंधित है या जो हमारी बिजली से संबंधित है वो भी बचत हम देखने को मिल सकती है, हमें हमारी बचत हो सकती है। तो ऊर्जा बचाने के लिए कार्य को इस प्रकार से हमें करना चाहिए जिससे हमारी समय की और शारीरिक शिक्षा की और ऊर्जा की सभी की बचत हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला है कि अपने परिवार को रसोई घर में रखे कूड़ेदान की उचित सफाई के 4 तरीके बताइए। यानी जो हमारी जो फैमिली के अंदर, जो हमारी किचन के अंदर, यानी हमारा जो रसोई घर है उसके अंदर हम क्या रखते हैं, डस्टबिन रखते हैं अलग से, ठीक है, जिसकी हमें साफ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हमें ऐसे 4 तरीके बताने हैं जिससे हम कूड़ेदान की जो साफ सफाई है उसके तरीके को हम बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। पहला जो तरीका है हमारा, कूड़ेदान है हमारा उसको रोज खाली करना चाहिए ताकि उसमें बदबू ना आए और ना ही उसमें कीड़े हों। पहला तरीका हमारा क्या कहता है कि जो भी हमारा रसोई घर का जो कूड़ेदान है, यानी जो हमारा डस्टबिन है, उसे हमें डेली खाली करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें बदबू ना आए और ना ही उसमें कीड़े जो हैं वो पनपे, ठीक है।
दूसरा तरीका क्या है कि हमारे डस्टबिन को हमें साबुन से, डिटर्जेंट से, ठीक है, और पानी से डेली धोना चाहिए, यानी नियमित रूप से हमें उसे धोना चाहिए। ठीक है, डेली धोने से क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी ये लगा लीजिए जितने भी उसमें गंदगी होगी वो साफ होगी, और जो हमारा डस्टबिन है उसमें से भी बदबू और जो कीड़े हैं उनके आने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी। तीसरा तरीका क्या है कि कूड़ेदान में प्लास्टिकल लाइनर, ठीक है, या कचरा बैग हमें लगाना चाहिए। प्लास्टिक लाइनर जो होता है, यानी जो हमारा प्लास्टिक लाइनर जो होता है, और जो हमारा जो कचरा बैग होता है, यानी जो पॉलिथीन्स होती हैं जो हम डस्टबिन में यूज़ करते हैं, हमें उसे लगाना चाहिए। उससे भी क्या होगा, हमारा जो डस्टबिन है वो प्रॉपर मतलब गंदा नहीं होगा, और उसके उसके अंदर से बदबू और जो कीड़े पनपने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। धोने के बाद हमें कूड़ेदान को धूप में सुखाकर ढककर रखना चाहिए। तो ये हमारे 4 तरीके थे जिनसे हमने जाना कि हम अपने रसोई घर में रखे कूड़ेदान को किस प्रकार से उसकी हम सफाई कर सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पे एक सकारात्मक प्रभाव डाले, मतलब हमें बीमारियों से बचाए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है कि खाद्य पदार्थों का उचित भंडारण खाद्य संदूषण को रोकने में मदद करता है। अपनी छोटी बहन को घर के फ्रिज में खाद्य भंडारण के समय अपनाए जाने वाले 4 स्वच्छता व्यवहारों को सुझाइए। अगर हम बात करें खाद्य पदार्थों का उचित भंडारण, ठीक है, जितने भी हमारे खाने के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी हम खाते हैं, खाद्य पदार्थ जो होते हैं, हम उसको किस तरीके से उसका भंडारण करके, यानी उसको स्टोर करके किस तरीके से रख सकते हैं जिससे उसके अंदर किसी भी प्रकार का संदूषण ना हो, ठीक है, मतलब वो खराब ना हो। तो हमें ऐसे 4 सुझाव बताने हैं स्वच्छता से संबंधित, जो हमें अपनी बहन को बताने हैं, और वो क्या कर सके, अपने घर के फ्रिज में उसका उपयोग कर सके। ठीक है, फ्रिज में खाद्य भंडारण करते समय अपने अपनाए जाने वाले 4 स्वच्छता संबंधी व्यवहार, ठीक है। पहला व्यवहार जो है वो है कि भोजन को हमेशा साफ और ढके हुए बर्तन में रखें। पहला व्यवहार हमारा क्या कहता है कि अगर हम भोजन को फ्रिज में उसका भंडारण कर रखते हैं, ठीक है, भंडारण करके रखते हैं, तो पहले ही जो हमारी स्वच्छता संबंधी व्यवहार जो है वो है कि हम अपने भोजन को साफ और ढके हुए बर्तन में रखें। दूसरा जो है, कच्चे और पके भोजन को अलग अलग रखें ताकि क्रॉस कंटीमेशन ना हो, ठीक है, यानी जो पका हुआ भोजन है उसको अलग बर्तन में रखिए, और जो कच्चा भोजन है उसे हमें अलग बर्तन में रखना चाहिए ताकि क्रॉस कंटीमेशन ना हो, ठीक है। थर्ड जो है हमारा, फ्रिज को नियमित रूप से साफ रखें ताकि जितने भी गिरे हुए पदार्थ हैं हम उसको तुरंत पोंछ सकें, मतलब जितने भी फ्रिज के अंदर हम जितना भी खाद्य भंडारण करके रख रहे हैं उसी के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, नियमित रूप से फ्रिज की सफाई करनी चाहिए डेली, ठीक है। उससे क्या होगा कि फ्रिज के अंदर जितने भी गिरे हुए पदार्थ होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, गंदगी उनसे फैलने के चांसेस कम है, ठीक है। और जो भी पदार्थ हमारे फ्रिज में गिर रहे हैं उन्हें हमें तुरंत पोंछ देना चाहिए। इससे क्या होगा, नियमित रूप से साफ सफाई का भी पालन होगा। चौथा जो हमारा स्वच्छता संबंधित व्यवहार है वो क्या है कि बचे हुए भोजन पर तारीख लिखकर और समय पर उपयोग कर ले, ठीक है। जितना भी हमारा बचा हुआ भोजन है उसको हमें क्या करना चाहिए, उस पे जितनी भी जो तारीख लिखी हुई है उसका हमें क्या करना चाहिए, उस पे लिख देना चाहिए तारीख को, ताकि हमें पता चल सके कि ये जो भोजन है वो कितना पुराना है, या हम उसको उपयोग में कितने समय तक हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो ये जो थे हमारे 4 ऐसे स्वच्छता संबंधी व्यवहार थे जिनका हम पालन कर सकते हैं खाद्य भंडारण के समय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें हमसे पूछा है कि FSSAI का पूर्ण रूप क्या है। किन्हीं 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिन पर ये मार्क लगाया जाता है, ठीक है। FSSAI, ठीक है। FSSAI जो है इसका पूरा नाम क्या है, और हमें ये जो चिन्ह है वो कौन से खाद्य पदार्थों पे देखने को मिलता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा FSSAI है इसका जो पूरा नाम जो होता है वो होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI का पूरा नाम क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम इसके मार्क की बात करें तो ये हमें कौन से खाद्य पदार्थों पे देखने को मिलता है, ये हमें दूध के पैकेट पे भी देखने को मिलता है, और बिस्किट्स वगैरह पे भी हमें देखने को ये मार्क मिलता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो मार्क होता है ये हमारा खाद्य पदार्थों की स्वच्छता, ठीक है, और उसकी सुरक्षा को दर्शाता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें हमसे पूछा है कि खाद्य पदार्थों को खरीदते समय हमारे देश में उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली किन्हीं 4 समस्याओं की सूची बनाइए। यानी हम जो भी खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं हमारे देश में, उसमें क्या हो रहा है कि जो भी उपभोक्ता है वो बहुत ऐसी समस्याओं का हर रोज क्या करते हैं, उन्हें ऐसी समस्या देखने को मिलती है जो खाद्य पदार्थ से संबंधित होती है। वो कौन कौन सी समस्या होती है ये जान लेते हैं। खाद्य पदार्थ खरीदते समय उपभोक्ताओं को होने वाली 4 समस्याएं कौन सी है? पहली है मिलावटी या नकली खाद्य पदार्थ मिल जाना। ठीक है, सबसे पहली समस्या जो होती है उपभोक्ता के सामने वो ये होती है कि मिलावटी या नकली खाद्य पदार्थ उन्हें मिल जाता है। दूसरी होती है वजन या मात्रा में उनके साथ क्या होती है, धोखाधड़ी होती है। ठीक है, वजन में उनकी जो वस्तु का जो वजन होता है, जो खाद्य पदार्थों का जो वजन होता है, उसमें भी क्या देखने को मिलता है हमें, उसकी मात्रा में या वजन में भी उसकी कमी देखने को मिलती है। एक तरीके से वो हमारा धोखाधड़ी में भी आता है। ठीक है, एक्सपायरी डेट या लेबल की सही तरीके से जानकारी नहीं होती। आपने देखा होगा कई बार अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसे हम किस चीज़ से देखते हैं, मतलब सबसे पहले हम उसमें क्या देखते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं। एक्सपायरी डेट ही देख के हम उसे खरीदते हैं कि वो कितने समय बाद जो है उसकी उपयोगिता जो होगी वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, और कई बार उपभोक्ताओं को एक्सपायरी डेट उस पर देखने को नहीं मिलती, और कई बार तो ऐसा होता है कि लेबल की भी जानकारी उस पर सही तरीके से नहीं दी होती है। तो तीसरी जो समस्या है ये भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से जटिल समस्या है, जो हमारे देश में उपभोक्ताओं को कुछ भी खाद्य पदार्थ खरीदते समय देखने को मिलती है। चौथी जो है हमारी समस्या वो है घटिया गुणवत्ता वाला सामान बेचना। घटिया गुणवत्ता वाला सामान की अगर हम बात करें तो जो हमारी पोर कैट मतलब जो हमारी पोर जो वो होती है, जितने भी क्वालिटी होती है, ठीक है, लोकल जिसको हम जानते हैं लोकल के नाम से, तो जितने भी इसमें लोकल सामान जो होता है वो बेचा जाता है। ये भी क्या है, हमारी सबसे बड़ी समस्या है एक उपभोक्ता के सामने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है कि एक चादर पर चाय, सब्जी, दूध और सिहाई के दाग लगे हुए हैं। प्रत्येक दाग की श्रेणी को हमें पहचानना है। ठीक है, एक चद्दर है, उस पे हमें चाय के दाग भी देखने को मिल रहे हैं, सब्जी के दाग भी देखने को मिल रहे हैं, दूध के देखने को भी मिल रहे हैं और सिहाई के दाग भी देखने को मिल रहे हैं। तो हमें पहचानना है कि कौन सा दाग कौन सी श्रेणी से संबंधित है। एक तरफ हमें पदार्थ दिए हुए हैं और दूसरी तरफ हमें दागों की श्रेणी दी हुई है। बात करें अगर चाय के दाग की, तो चाय का दाग हमें किससे मिलता है, वनस्पति से मिलता है, और ये हमारा वनस्पति दाग कहलाता है। सब्जी के दाग की अगर बात करें तो ये तेल युक्त होता है, ठीक है, जिसको हम चिकनाई वाले दाग के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो होता है हमारा होता है दूध, ठीक है, जिसको हम प्रोटीन के दाग के नाम से भी जानते हैं। चौथा जो होता है हमारा वो होता है सिहाई, जिसको हम रासायनिक यानी डाई वाले जो दाग होते हैं, डाई पेंट वाले जो दाग होते हैं, उसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये थे हमारे दाग और उनकी अलग अलग श्रेणियां जिसको हमने पहचाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है कि सुरेश को सुरेश को मानकीकृत वस्तुएं क्यों खरीदनी चाहिए, कोई 2 कारणों को लिखिए। ठीक है, सुरेश क्या है, उसको जो मानकीकृत वस्तुएं जो होती हैं उसे क्यों खरीदनी चाहिए, मतलब जिन पे हमारे मानक चिन्ह बने होते हैं, मानक चिन्ह वाली वस्तु हमें क्यों खरीदनी होती है। क्योंकि पहला जो हमारा कारण है वो ये है कि मानकीकृत वस्तुओं की गुणवत्ता सरकार द्वारा जांची और प्रमाणित होती है। दूसरा, कि ये वस्तुएं हमें सुरक्षित और भरोसेमंद हमारे लिए साबित होती है, जिससे हम ठगी की संभावना को हम कम कर सकते हैं। यानी जो हमारी मानकीकृत वस्तुएं होती है वो क्या होती है, सरकार द्वारा उनके गुणों की जांच की जाती है, प्रमाणित होती है कि ये सुरक्षित है या नहीं, और ये वस्तुएं जो होती है हमें ठगी से भी बचा सकती है। इसलिए हमें अगर हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसपे हमें मानकीकृत वस्तु का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि ये हमें सुरक्षित, स्वच्छ और भरोसेमंद का एहसास दिलाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्यस्ततम भार अवधि और खाली या फुर्सत समय में अंतर समझाइए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। अगर हम बात करें व्यस्ततम, ठीक है, व्यस्ततम भार की और खाली या फुर्सत समय की,
तो ये क्या होते हैं? अगर हम बात करें व्यस्ततम यानी भार अवधि की, तो यह वह समय होता है जब घर में सबसे ज्यादा काम एक साथ होते हैं और ऊर्जा की मांग अधिक होती है। यानी हमारे जो व्यस्ततम भार वाले जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें जिसमें हमारे घर में सबसे ज्यादा काम होते हैं, ठीक है, और इसमें हमारी ऊर्जा की मांग भी ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए सुबह का समय, जब खाना बनाना होता है, बच्चों को तैयार करना होता है और साफ सफाई चलती है, तो वो हमारे कौन से कहलाते हैं? वो हमारे व्यस्ततम भार अवधि कहलाती है। सेकंड है कि खाली या फुर्सत का समय। यह वह समय होता है जब काम कम होते हैं और व्यक्ति आराम या व्यक्तिगत कार्य कर सकता है, ठीक है। खाली या फुर्सत समय से हमें क्या पता चल रहा है? जिसमें हमें काम बहुत कम होते हैं, ठीक है, और हम आसानी से आराम भी कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत कार्यों को भी पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दोपहर का समय, जब खाना बन चुका हो और सब क्या कर रहे हो? आराम कर रहे हो। ये हमारा किसको दर्शाता है? खाली या फुर्सत के समय को ये दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है कि हर बार मौसम बदलने के समय कुछ वस्त्रों को संभाल कर रख दिया जाता है। वस्त्रों को संभालते समय किन 4 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? यानी अकॉर्डिंग टू द मौसम जो है, हम सारे अपने जितने भी हमारे कपड़े होते हैं उन्हें हम संभाल कर रखते हैं। मौसम के बदलते बदलते उससे हम क्या करते हैं? अपने वस्त्रों को भी बदलते हैं, ठीक है। और उन वस्त्रों को संभालते समय हम किस तरीके की ध्यान रखने वाली जो बातें हैं उनका पालन करेंगे। पहली जो हमारी ध्यान रखने योग्य जो बात है वो क्या है कि सभी कपड़ों को धोकर और अच्छी तरह से सुखाकर हमें रखना चाहिए, जिससे कपड़े जो हैं वो नमी से बच सके, ठीक है, और उनमें किसी भी प्रकार की कोई बदबू ना हो। दूसरी जो है बात हमारी ध्यान रखने योग्य वो है कि कपड़ों को साफ, सूखी और हवादार जगह पर ही हमें रखना चाहिए, ठीक है। साफ और सूखी हवादार जगह पे हमें रखना चाहिए, जिससे क्या हो, उसमें किसी भी प्रकार का फंगस या फिर जो कीड़े होते हैं वो हमें देखने को ना मिले। तीसरा है कि कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्ती या फिर नेफ्थोलीन बॉल का भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो हमारे जो कपड़े हैं उन्हें कीड़ों से बचाने के लिए हम नीम की पत्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं। नीम की पत्तियों को भी हम डाल सकते हैं, कपड़ों के बीच में रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो हमारे कपड़ों में जो कीड़े हैं वो नहीं लग पाएंगे। चौथी बात है हमारी ध्यान रखने योग्य वो है कि कपड़ों को तय लगाकर या हैंगर पर ठीक से व्यवस्थित करें, ठीक है। ये नहीं कि हमने कपड़ों को उठाया और ऐसे ही रख दिया, हमें उसे प्रॉपर तय लगाकर और हैंगर पे ही सुव्यवस्थित तरीके से उसे रखना चाहिए, जिससे हमारे जो वस्त्र हैं वो खराब होने से बचे और उसमें कीड़े लगने की संभावना या जो हमारे वस्त्र है उसमें दूषित होने से वो बच सके। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 2 तरीके को सूचीबद्ध कीजिए जिनके द्वारा एक कपड़ा व्यापारी उपभोक्ता को धोखा दे सकता है। यानी हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हमें ऐसे 2 तरीके बताने हैं जिससे हम ये पहचान सके कि कोई भी एक कपड़ा व्यापारी जो है वो उपभोक्ता को किसी भी प्रकार से जो धोखा दे रहा है हम उसे पहचान लेंगे किस तरीके से, ठीक है। तो कौन सी ऐसी 2 बातें हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि कोई भी कपड़ा कपड़ा व्यापारी जो है वो उपभोक्ता को एक तरीके से ठग रहा है, ठीक है। तो पहली जो बात है वो है कि घटिया या मिश्रित कपड़े को शुद्ध बताकर बेचना, ठीक है। पहली बात का हम क्या ध्यान रखेंगे कपड़ा खरीदते समय, जो उपभोक्ता होंगे वो क्या ध्यान रखेंगे कि हमें ये देखना है कि वो कपड़ा किसी भी प्रकार से घटिया ना हो या मिश्रित कपड़े वाला ना हो, ठीक है। तो पहला जो तरीका जो होता है, जो कपड़ा व्यापारी होता है वो उपभोक्ता को कैसे ठग सकता है कि घटिया क्वालिटी वाला, ठीक है, मिश्रित कपड़ों वाला जो पुराने कपड़े हैं उनको क्या बताते हैं वो एकदम शुद्ध बताकर बेच सकते हैं। दूसरा तरीके से वो कैसे ठग सकते हैं उपभोक्ता को कि कपड़े की लंबाई और चौड़ाई को कम देकर और वो उसे पूरा नाप बताते हैं, ठीक है। किस तरीके से ठग सकते हैं कपड़ा व्यापारी उपभोक्ता को कि दूसरा तरीका क्या है कि वो उसकी लंबाई को, कपड़े की जो लंबाई होती है उसको कम कर सकते हैं, चौड़ाई को कम कर सकते हैं, लेकिन उसको उपभोक्ता को क्या बताएंगे कि ये जो कपड़े की लंबाई है और चौड़ाई है वो पूरी आप खरीद लो। तो उससे हमें क्या करना है? बचना है। यानी जो कपड़ा व्यापारी जो हमारे साथ धोखा करते हैं उपभोक्ताओं के साथ, उसको हम किस तरीके से बच सकते हैं? सबसे पहले हमें कपड़े की क्वालिटी चेक करनी चाहिए कि वो किस तरीके का कपड़ा है, ठीक है, और उसकी लंबाई पूरी है या नहीं है या चौड़ाई पूरी है या नहीं है। हमें कपड़ा खरीदते समय इन 2 बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम धोखाधड़ी से या ठगी से बच सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा है कि FSSAI का पूरा पूरा रूप और उसका कार्य क्या है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। FSSAI जो है उसका पूरा नाम क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो देश में खाद्य सुरक्षा और मानक तय करना, ठीक है। पहला कार्य क्या है कि पूरे देश के अंदर खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना और उसके मानक चिन्हों को तय करना। दूसरा है खाद्य उत्पादों की जांच करना, ताकि हमें उससे क्या पता चल सके कि हमारा जो भोजन है उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट या असुरक्षित भोजन तो नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा पाया जाता है कि उसमें कोई मिलावट है या भोजन हमारा असुरक्षित पाया जाता है तो FSSAI क्या करता है, उस पर तुरंत कार्रवाई करता है। तीसरा जो है इसका कार्य वो है उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराता है, ठीक है। उपभोक्ताओं को क्या करता है, ये सुरक्षित और गुणवत्ता वाले यानी क्वालिटी वाले जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं ये वो उपलब्ध कराता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा है कि मिलावट किसे कहते हैं? दूध में मिलाए जाने वाले किन्हीं दो मिलावटी पदार्थों को हमें बताना है। यानी मिलावट क्या होती है? मिलावट वह प्रक्रिया है कि किसी खाद्य पदार्थ में नुकसानदेह या घटिया पदार्थ जो मिलाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मिलावट कहते हैं। जिससे उस पदार्थ की जो गुणवत्ता होती है, जो प्राकृतिक गुणवत्ता होती है, नेचुरल जो क्वालिटीज होती है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। उसके अंदर का न्यूट्रिशंस यानी जो उसमें पोषण होता है वो भी घट जाता है। वही हमारी क्या कहलाती है? मिलावट कहलाती है, ठीक है। अब हमें बात करनी है कि जो दूध में ऐसे कौन से दो पदार्थों को मिलाया जाता है जिससे क्या होता है, उसकी गुणवत्ता और उसका जो पोषण है वो घट जाता है। तो अगर हम बात करें दूध की में मिलावट की तो सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, दूध में पानी की मिलावट की जाती है, जिससे जो होता है वो ज्यादा पतला करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दूध में, ठीक है। सेकंड जो होता है वो होता है स्टार्ट्रिक एसिड या ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इन दोनों का यूज क्यों किया जाता है? जिससे जो दूध का जो रंग है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, या खराबी को छुपाने के लिए भी हम कह सकते हैं। तो मिलावट क्या होती है कि मिलावट किसी भी खाद्य पदार्थ में हमें देखने को मिल सकती है। मिलावट वो होती है जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, या किसी ऐसे खाद्य पदार्थ में ऐसा घटिया पदार्थ मिलाया जाता है जिससे उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, उसके न्यूट्रिशंस यानी पोषण घट जाते हैं। और अगर हम दूध की बात करें तो दूध में ज्यादातर पानी और ब्लीचिंग पाउडर को मिलाया जाता है, जिससे उसका रंग बढ़ाने के लिए उसको दर्शाया जाता है या उसकी खराबी को छुपाने के लिए उसे दिखाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा है कि एक कम कीमत वाले आहार की योजना बनाने के लिए कोई दो तरीके सुझाइए। आहार योजना मतलब जो हमारी मील प्लानिंग है, ठीक है। मील प्लानिंग बनाते समय हमें ऐसी कौन सी दो बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली जो बात है हमारी वो है कि मौसमी स्थानीय खाद्य पदार्थों का उपयोग करना, क्योंकि वो सस्ते होते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं। अगर हम मील प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, कम कीमत में, तो हमें सबसे पहले किसका ध्यान रखना चाहिए? मौसम का ध्यान रखना चाहिए। जितने भी मौसमी खाद्य पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? सस्ते होते हैं और आसानी से हमें उपलब्ध भी हो जाते हैं। दूसरा है प्रोटीन और ऊर्जा के लिए सस्ते विकल्प चुनना, ठीक है। प्रोटीन और ऊर्जा को पाने के लिए हम सस्ते विकल्प में क्या क्या चुन सकते हैं? प्रोटीन में हम दाल चुन सकते हैं, चना, मूंगफली, अंडा और मांस, ठीक है। दाल, चना, मूंगफली और जो हमारा अंडा, मांस जो है ये सारे हमारे किससे संबंधित है? प्रोटीन से संबंधित है। यानी हमें कम कीमत वाले आहार की प्लानिंग करनी थी, योजना बनानी थी, जिसमें हमें दो तरीके बताने थे। तो पहला तरीका हमें क्या कहता है कि हमें मौसमी खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए, क्योंकि वो सस्ते होते हैं और आसानी से हमें उपलब्ध भी हो सकते हैं। दूसरा जो होता है हमारा, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन होना चाहिए और ऊर्जा होनी चाहिए। प्रोटीन और ऊर्जा का जो सस्ता विकल्प होता है वो हमें दालों से मिलता है, चने से मिलता है, मूंगफली से मिलता है, अंडे से मिलता है और मांस से मिलता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा है कि वृद्धों के लिए आहार की योजना बनाते समय आप किन दो बातों का ध्यान रखेंगे? यानी जो ओल्ड एज है, जैसे हमारे जो दादा दादी हैं, अगर हम उनके लिए मील प्लानिंग कर रहे हैं, आहार की योजना बना रहे हैं,
तो हम ऐसी कौन सी 2 बातों का ध्यान रखेंगे जिनसे उनकी जो पोषण संबंधित जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाए और उन्हें उनकी जो ऊर्जा है उसका भी हम ईज़िली ध्यान रख सकें अकॉर्डिंग टू द उनकी एज, ठीक है? अगर हम बात करें वृद्धों के लिए आहार योजना बनाते समय पहली जो बात है वो है पोषण संतुलन, ठीक है? पोषण संतुलन मतलब न्यूट्रिशन बैलेंस जिसमें हम प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर युक्त भोजन दे सकते हैं ताकि जो उनकी शरीर की ताकत है वो बढ़ सके और उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहे। दूसरी है हजम में आसानी यानी डाइजेशन में आसानी हो ऐसा भोजन आहार योजना तैयार करेंगे जिससे जो हमारे ओल्ड एज जो सिटीजन्स हैं उनके लिए हम क्या करेंगे आसानी से जो पच सकता है उसको हम अपने आहार प्लानिंग में शामिल करेंगे जिसमें हमारा हल्का भोजन और आसानी से पचने वाला भोजन और कम मसाले वाला भोजन आता है, ठीक है? तो वृद्ध वृद्ध जो लोग हैं उनके लिए अगर हम आहार योजना बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें पोषण संतुलन को देखना चाहिए कि सभी मात्रा में संतुलित हो हमारा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर युक्त भोजन हो ताकि उनके शरीर को ताकत मिले, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, ठीक है? यानी इम्यूनिटी बूस्ट हो। और जो दूसरा जो है हमारा उनका जो भोजन है वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, ठीक है? जो कम तेल मसाले वाला हो। तो ये 2 बातों का हम ध्यान रखेंगे जब भी हम आहार की योजना बनाएंगे वृद्ध लोगों के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बताया गया है कि कपड़ों की परिसज्जा में कड़क करने वाले पदार्थों की क्या भूमिका है? निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त कड़क करने वाले पदार्थों का नाम लिखिए। यानी जो हमारे पास जो कपड़े होते हैं चाहे वो रेशमी वस्त्र हो चाहे सूती वस्त्र हो, आपने देखा होगा कि जब भी हम उन्हें खरीदते हैं तो उनमें एक कड़कपन होता है, ठीक है? तो वो कड़कपन क्यों होता है? ऐसे कौन से पदार्थ उनमें मिलाए जाते हैं जिससे वो जो कपड़े का जो कड़कपन है वो हमें देखने को मिलता है? अगर हम बात करें सूती कपड़े की और रेशमी कपड़े की तो इनके अंदर ऐसे कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं जिनसे जो इनका कड़कपन है वो बना रहता है? तो कपड़ों की परिसज्जा में कड़क करने वाला पदार्थ की भूमिका की अगर हम बात करें तो ये पदार्थ कपड़ों के रेशे को मजबूत और टिकाऊ बनाते हैं और कपड़ों को अधिक सख्त और चमकदार बनाते हैं जिससे पहनने और धोने में अच्छी अवस्था उनकी बनी रहे, ठीक है? तो हम क्यों मिलाते हैं किसी भी कपड़े के अंदर ऐसे पदार्थ जो उनके कपड़ों को क्या करे उनके कपड़े के जो रेशे हैं उसको मजबूत बनाए, टिकाऊ बनाए, ठीक है? ताकि वो आसानी से टिक सके, ठीक है? यानी लंबे समय तक जो हमारे कपड़े हैं वो चल सके इसलिए उन पदार्थों को मिलाया जाता है, ठीक है? और कपड़ों को अधिक सख्त और चमकदार भी बनाते हैं, जो हम पदार्थ मिलाते हैं उससे हमारे जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा चमकदार बनते हैं, ठीक है? जिससे धोने में उसकी जो अवस्था है वो अच्छी बनी रहती है। मतलब क्यों मिलाए जाते हैं ऐसे पदार्थ? ताकि जो हमारे जो कपड़े हैं ताकि हम उन्हें धोएँ तो उनकी जो अवस्था है, ठीक है? वो बनी रहे। अगर हम उपयुक्त कड़क करने वाले पदार्थों की बात करें तो पहला जो पदार्थ है यानी जो सूती कपड़ों में जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे कड़क बनाने के लिए वो होता है हमारा गोंद, ठीक है? सूती कपड़ों में किसकी मिलावट की जाती है? गोंद की मिलावट की जाती है और ये गोंद जो होता है वो कपड़े की कड़कपन को दर्शाता है। दूसरा है रेशमी कपड़े। रेशमी कपड़े में क्या मिलाया जाता है? अरारोट मिलाया जाता है, ठीक है? ये एक तरीके का स्टार्च होता है, अरारोट मिलाया जाता है जिससे जो हमारे रेशमी कपड़े होते हैं वो कड़कपन उनमें देखने को हमें मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा है कि आहार योजना के 2 लाभ व 4 कारण बताइए। जो हमारी आहार योजना है यानी जो हमारी मील प्लानिंग जो है, ठीक है? मील प्लानिंग के ऐसे कौन से 2 लाभ हैं जिसको हम कर सकते हैं, ठीक है? और ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण हम आहार योजना बनाते हैं? अगर हम इसके लाभ की बात करें तो समय की बचत होती है आहार योजना बनाने से, ठीक है? पोषण संतुलित और स्वास्थ्यकर भोजन भी मिलता है यानी आहार योजना बनाने का जो पहला लाभ होता है उससे हमें हमारा समय बच रहा है और दूसरा हमारी जितनी भी पोषण संबंधित ज़रूरतें हैं हमारे शरीर की, स्वास्थ्य की वो भी पूरी होती हैं, ठीक है? अगर हम आहार योजना के चरण की बात करें तो आहार योजना के चरण की बात करें तो पहला चरण क्या है कि भोजन बनाने और परोसने में सुविधा रहती है, ठीक है? पहला चरण जो है इससे क्या होता है हमारा भोजन बनाने में और परोसने में सुविधा मिलती है। हमारा व्यर्थ का जो खर्च होता है यानी जो बेकार के जो खर्चे होते हैं उससे भी हम बच सकते हैं, भोजन की भी बर्बादी कम हो सकती है। तीसरा, सभी सदस्यों को एक संतुलित पोषण मिल सकता है, ठीक है? यानी बैलेंस डाइट मिल सकती है।
चौथा कि खाना बनाने में ऊर्जा और समय दोनों की बचत भी हमें देखने को मिल सकती है। यानी जो हमारी आहार योजना है उसके 2 लाभ हैं, ठीक है, और 2 उसके कारण भी है 4 कि कौन क्या-क्या कारणों से हम आहार योजना को बना सकते हैं, उससे हमें क्या लाभ मिल रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित के कारण बताइए। पहला जो है कि अच्छी भोजन योजना में बचे हुए खाने का प्रयोग होता है, और दूसरा चने को पकाने से पहले रात भर भिगोना चाहिए। इसके कारण बताने हैं कि चने को भिगोने से पहले हमें जो हमारे जो चने हैं, चने को पकाने से पहले रात में क्यों भिगोना चाहिए, और जो हमारा अच्छी भोजन योजना है उसमें जो हमारा खाना बचा हुआ है उसको हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, अच्छी भोजन योजना में बचे हुए खाने का प्रयोग क्यों क्यों होता है, इससे हमारा खर्च और भोजन की बर्बादी कम होती है। ठीक है, पहला जो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि अच्छी भोजन योजना में बचे हुए खाने का प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि इससे हमारा जो होता है खर्च भी कम होता है और भोजन की बर्बादी भी वो भी कम होती है। ठीक है, दूसरा है कि चने को पकाने से पहले रात भर क्यों भिगोना चाहिए, क्योंकि चना क्या होता है वो और भी ज़्यादा नरम हो जाता है और पकाने में जो हमारी ऊर्जा लगती है वो भी कम लगती है और हमारी उससे बचत भी होती है। तो ये 2 कारण थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा है कि डिटर्जेंट की तुलना में साबुन के 2 लाभ बताइए। यानी जो हमारा डिटर्जेंट है उसकी तुलना में हमें साबुन के 2 लाभ बताने हैं, कौन से हैं। पहला है कि साबुन प्राकृतिक और त्वचा के अनुकूल होता है, जिससे त्वचा जो होती है हमारी कम रूखी होती है। ठीक है, यानी जो साबुन का जो निर्माण किया जाता है वो हमारी त्वचा के अनुसार ही किया जाता है, जिससे हमारी जो त्वचा हो वो कम रूखी हो और वो हमारी त्वचा का जो पीएच पीएच मान जो होता है, ठीक है, पीएच लेवल जो होता है इसको भी अनुकूल बनाए रखने में मदद करता है। साबुन का पर्यावरण पर प्रभाव कम होता है क्योंकि ये जैविक रूप से नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें पर्यावरण की तो साबुन का जो पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो भी कम है। मतलब कि साबुन क्या कर रहा है, पर्यावरण को दूषित करने में अपना कम योगदान दे रहा है। क्यों कम योगदान दे रहा है, क्योंकि साबुन जो है हमारा वो जैविक रूप से नष्ट हो रहा है। यानी साबुन जो यूज होता है वो क्या होता है, जैविक रूप से नष्ट हो रहा है। ठीक है, जिससे हमारे जो पर्यावरण है उस पे भी एक नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, एक सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा है कि लंबे समय के लिए ऊनी शॉल का संग्रह करते समय आप कौन सी 4 सावधानियां बरतेंगे। ठीक है, एक लंबे समय तक हमें एक ऊनी शॉल का संग्रह करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहली सावधानी क्या है, शॉल को साफ और पूरी तरह से सुखाकर ही हमें उसका संग्रह करना चाहिए, यानी उसे रखना चाहिए। धूप से बचाकर हवादार और सूखी जगह पर रखें। कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियां या नेफ्थोलिन बॉल का हमें उपयोग करना चाहिए, जिससे कीड़े जो हैं वो शॉल में ना लगे और बदबू ना फैले। शॉल को तय करके रखें या किसी कपड़े बैग में या कंटेनर में हमें व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए ताकि उसका जो आकार है वो सुरक्षित रहे। तो ये थी हमारी 4 सावधानियां जो हम लंबे समय तक बरत सकते हैं एक शॉल का संग्रह करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछा है कि संग्रह में संग्रह में आपके रेशमी वस्त्रों में क्या हो गए, छेद हो गए। यानी वस्त्रों को संभालते समय, संग्रह करते समय क्या हुआ कि आपके वस्त्रों में छेद हो गए। इसके 4 संभव कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, किन कारणों की वजह से रेशम वस्तुओं में छेद हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि उसमें कोई कीट या कीड़ा लग चुका होगा जिसकी वजह से कपड़े के अंदर छेद हो गए हैं। ठीक है, कीट या कीड़ा लगने से क्या होता है, जैसे कपड़े की कीड़े रेशमी वस्त्रों को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, दूसरा भंडारण की गलत स्थिति, यानी जब हम उसको स्टोरेज कर रहे होंगे, उसको रख रहे होंगे संभाल के, तो या तो हमने उसे नम या फिर गीली जगह पे संग्रहित कर दिया होगा, यानी उसको हमने गीला ही ऐसी रख दिया होगा, या फिर हमने उसे ऐसी गीली जगह पे रख दिया होगा जहाँ पे नमी जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, नमी की मात्रा ज्यादा होगी, ऐसी जगह पे रख दिया होगा जिससे भी उसमें छेद हो सकता है। तीसरा है कि अत्यधिक दबाव या रगड़, यानी वस्त्रों को कसने से कसने से या बहुत तरीके से तंग रखने से, या ठीक है अलग तरीके से तय लगाने से, बहुत तंग तरीके से तय लगाने से भी क्या होता है, हमारे
जो कपड़े होते हैं उस पे दबाव पड़ता है, रगड़ पड़ती है, जिसके कारण भी हमें छेद देखने को मिल सकता है। ठीक है, चौथा कारण क्या है कि सूरज की रोशनी या रसायनों का प्रभाव। तेज धूप या कठोर रसायन से भी रेशमी धागे क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जिससे छेद बन सकता है। ठीक है, तो रेशमी वस्त्रों में छेद होने के 4 कारण है कि पहला कारण उसमें कीड़ा भी लग सकता है, जिसकी वजह से रेशमी वस्त्रों को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा कि भंडारण की गलत स्थिति, या तो हमने उसे नमी वाले स्थान पे रख दिया होगा, या तो हमने उसे ऐसे गीले वस्त्र को ही संग्रह कर दिया होगा, जिससे क्या होगा, उसमें रेशमी वस्त्र में छेद हो गया होगा। ठीक है, तीसरा अत्यधिक दबाव या रगड़ के सहित हमने रख दिया होगा बिना तय लगाए। ठीक है, चौथा कारण क्या होगा कि सूरज की रोशनी का ज्यादा उपयोग भी क्या करता है, रेशमी कपड़ों को, रेशमी धागों को कमजोर बनाता है, जिससे हम उसमें छेद देखने को हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें पूछा है कि समय पर स्कूल ना पहुंच पाने के कारण प्रत्येक दिन मानसी को दंड दिया जाता है। उसे इस समस्या से निदान पाने के लिए 4 ऐसे सुझाव देने हैं। यानी मानसी क्या है, मानसी जो है समय पे स्कूल नहीं पहुंच रही है डेली, और उसको डेली पनिशमेंट यानी दंड मिल रहा है, तो इस समस्या से वो किस तरीके से सुझाव पा सकती है। ठीक है, ऐसे कौन से सुझाव हैं जिससे वो इस समस्या का निदान पा सकती है। पहला अगर हम बात करें, सुबह जल्दी उठना और दिनचर्या निर्धारित करना ताकि वो समय पे तैयार हो सके। मतलब कि अगर वो सुबह जल्दी उठ रही है और अपना एक डेली रूटीन बना रही है, ठीक है, और समय पे तैयार हो रही है, तो इससे क्या होगा, वो समय पे स्कूल पहुंच सकती है, जिससे वो उसे दंड ना मिले। ठीक है, दूसरा क्या है कि रात में तैयारी करना, यानी आधे से ज़्यादा काम जो है वो रात में ही खत्म कर लेना, जैसे स्कूल का बैग बना लेना, कपड़ों को पहले से ही तैयार कर लेना। इससे भी क्या होगा, मानसी के जो स्कूल जाने में जो है उसका जो समय की जो खपत होगी वो बच सकेगी, और वो आसानी से सही समय पर स्कूल पहुंच सकेगी। तीसरा कारण कि समय का सही प्रबंधन, यानी टाइम मैनेजमेंट भी जो है वो महत्वपूर्ण है। सुबह का जो समय होता है वो अनावश्यक कामों में ना गवाएं। ठीक है, यानी जो हमारा सुबह का टाइम होता है उसे हमें बेकार के कामों में नहीं बिताना चाहिए। ठीक है, हमें जैसे हम सुबह उठते हैं अपना एक रूटीन हमें फॉलो करना चाहिए, जो हमें समय पर स्कूल पहुंचाने में मदद करता है। चौथा जो है, अवागमन योजना बनाना। ठीक है, यानी एक प्लानिंग बनाना कि घर से स्कूल पहुंचने तक सुरक्षित और तेज रास्ता चुने। यानी कि हमें, अगर हम जा रहे हैं स्कूल, तो हमें घर से हमें एक ऐसा रास्ता देखना चाहिए जो सुरक्षित भी हो, और एक तरीके से शॉर्ट रास्ता जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट भी हो, और जिस जो हमें तेजी से स्कूल पहुंचाने में सहायता भी करे। तो ये 4 ऐसे सुझाव थे जो मानसी अपनाकर अपने स्कूल में सही समय पर पहुंच सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे बोला है कि एक किशोरी के लिए सुबह के संतुलित नाश्ते का आयोजन कीजिए। यानी जो हमारे एडोलेसेंस की जो एज है, यानी जो टीन एज है, उसके लिए हमें एक मॉर्निंग का एक ऐसा ब्रेकफास्ट बताना है जिस जो संतुलित हो, बैलेंस डाइट हो। ठीक है, तो हम कौन सा दे सकते हैं। तो पहला जो है हमारा अनाज, ऊर्जा के स्रोत, 2 से 3 रोटी, या फिर हम एक पराठा, या फिर एक कटोरी दलिया, या फिर हम पोहा भी दे सकते हैं। यानी जो एक किशोरी है, यानी जो एक टीन एज है, उसके लिए सबसे पहला ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, भरपूर अनाज होना चाहिए। ठीक है, जो क्या करता है उसके एनर्जी को भी बढ़ाता है। ठीक है, फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है अनाज में, तो हमें अनाज में क्या हम रख सकते हैं, एक कटोरी दलिया भी रख सकते हैं, पोहा भी रख सकते हैं। और अगर हम ऊर्जा के स्रोत की बात करें, तो 2 से 3 रोटियां हम रख सकते हैं, या फिर एक पराठा रख सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं। ठीक है, दूसरे की बात करें, संतुलित नाश्ते में हम एक किशोरी को सुबह क्या दे सकते हैं। अगर प्रोटीन स्रोत की बात करें तो हम एक उबला हुआ अंडा, एक गिलास दूध, या फिर दही भी हम दे सकते हैं। तीसरा, फल विटामिन स्रोत। अगर फल विटामिन स्रोत की बात करें तो फल में हम क्या क्या दे सकते हैं, सेब दे सकते हैं ब्रेकफास्ट में, केला दे सकते हैं, संतरा दे सकते हैं, या फिर हम इन सारे फल को मिक्स करके भी एक बाउल में दे सकते हैं। ठीक है, जिससे जो विटामिन की जो मात्रा है वो अत्यधिक हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम स्नैक्स की या और किसी चीज़ की बात करें तो स्नैक्स में हम क्या दे सकते हैं, जो हमारे अंकुरित चने होते हैं, या हमारे नट्स होते हैं जैसे बादाम, अखरोट्स, इन सबको भी हम दे सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, स्वाद भी बना रहेगा, और ऊर्जा के लिए भी ये एक प्रयुक्त लाभ देता है। अगर हम बात करें इसके लाभ की, यानी जो किशोरी है उसके सुबह का जो संतुलित नाश्ता है, अगर उसके लाभ की अगर हम बात करें, तो इसका जो लाभ होता है वो क्या है कि किशोरी को अगर पूर्ण रूप से ऊर्जा भी मिलेगी। ठीक है,
प्रोटीन भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेगा, तो इससे उसका जो दिन भर जो है उसका पढ़ाई में भी और खेल में भी उसकी ताकत बनी रहेगी, ठीक है? और वो थकान जो है वो जल्दी महसूस नहीं करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा है कि आईसीएमआर आईसीएमआर द्वारा दिए गए आरडीए टेबलों में कौन सी 4 मुख्य जानकारियां हमें मिलती है? अगर हम बात करें आईसीएमआर और आरडीए की टेबल की, तो ये क्या करते हैं कि विभिन्न पोषक तत्वों की हमें आवश्यक मात्रा में जानकारी देते हैं, जैसे प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, विटामिन की और खनिज की, ठीक है? ये हमें ये भी बताते हैं कि किस समूह के लिए, किस आयु समूह के लिए और उनकी जो पोषण आवश्यकता है कितनी होनी चाहिए, ठीक है? यानी जो हमारे अलग-अलग आयु समूह के जो वो हैं, लोग जो हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे किशोर हो, चाहे वयस्क हो, चाहे वृद्ध हो, उनके लिए उनकी पोषण आवश्यकता कौन-कौन सी है, उसके अनुसार ही ये क्या बताते हैं, आयु के अनुसार पोषण आवश्यकताएँ बताते हैं। अगर हम बात करें लिंग के अनुसार की आवश्यकताएँ, तो पुरुष महिलाओं को अलग-अलग पोषण की आवश्यकताएँ होती हैं। क्यों? क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, ठीक है? और जो महिलाएँ होती हैं, उनका जो शारीरिक श्रम है वो बहुत कम होता है, इसलिए पोषण की आवश्यकताएँ भी दोनों में अलग-अलग होती हैं। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो विशेष परिस्थितियों में पोषण की आवश्यकता। विशेष परिस्थितियाँ जैसे अगर कोई गर्भवती महिलाएँ हैं या कोई स्तनपान कराने वाली महिलाएँ हैं, तो इन दोनों में भी अलग-अलग पोषण की आवश्यकता होगी, इन दोनों में भी, ठीक है? तो हमारा जो आईसीएमआर है और आरडीए जो है वो हमें बताते हैं कि किस आयु समूह के लिए पोषण आवश्यकताएं कितनी होनी चाहिए, लिंग के अनुसार कितनी होनी चाहिए, ठीक है? और विशेष परिस्थितियों में कितनी होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछा है कि एक कामकाजी महिला के लिए समय योजना बनाते समय आप किन 4 कारकों का ध्यान रखेंगे? ठीक है, एक कामकाजी महिला है उसके लिए हमें क्या बनानी है, एक टाइम मैनेजमेंट बनानी है, ठीक है? समय योजना बनानी है, तो ऐसे कौन कौन से कारक है जिनका हम ध्यान रखें? तो पहला कारक जो है हमारा वो है कि कार्य की प्राथमिकता। कार्य की प्राथमिकता मतलब जिसमें जो सबसे पहले हमारा महत्वपूर्ण काम है हमें उसको खत्म करना है, उसके बाद जो हमारा कम महत्वपूर्ण काम है बाद में उसे करना है। तो हमारी जो टाइम मैनेजमेंट की जो योजना होगी यानी समय योजना जो होगी, उसके अंदर हमारा क्या होगा कि पहला चरण जो होगा वो होगा कि कार्यों को हम प्राथमिकता देंगे, यानी जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम होगा उसको पहले करेंगे, उसको सबसे पहले रखेंगे, और जो कम महत्वपूर्ण होगा उसको बाद में करेंगे। दूसरा है समय की उपलब्धता, यानी ऑफिस का समय, यात्रा का समय, घर के कार्यों का समय, इसके लिए भी हम एक क्या करेंगे, सुनिश्चित समय का उपयोग करेंगे, ठीक है? ऑफिस जाने का समय एक अलग बनाएंगे, यात्रा का समय, घर के कार्यों के लिए समय, मतलब अलग-अलग कार्यों के लिए हमें एक समय सुनिश्चित करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो समय योजना है वो और भी ज़्यादा बेहतर बन पाएगी। तीसरा है ऊर्जा स्तर। अगर हम ऊर्जा स्तर की बात करें, तो हमारी शारीरिक, मानसिक ऊर्जा के अनुसार हमें सुबह या शाम में हमें उस कार्य को रखना चाहिए, ठीक है? सुबह जो होती है हमारी शारीरिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और शाम तक हमारी जो ऊर्जा होती है सभी कार्यों में लग चुकी होती है। तो ऊर्जा के स्तर के अनुसार भी हमें कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, बताना चाहिए, बाँटना चाहिए, ठीक है? जिससे हमारी जो ऊर्जा की खपत हो, वो सामान्य रूप से सभी कार्यों में लग सके। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है विश्राम और व्यक्तिगत समय। विश्राम और व्यक्तिगत समय के लिए भी हमारी समय योजना में एक समय होना चाहिए जिससे हमें पूर्ण रूप से आराम मिल सके, नींद मिल सकते, ठीक है? और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए भी हम समय निकाल सकें। तो एक कामकाजी महिला के लिए ये 4 ऐसे चरण हैं जिनको हम पालन कर सकते हैं और एक समय योजना बना सकते हैं, जिससे सभी कार्यों को समय पे किया जा सके और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए भी हम समय निकाल सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि नाशवान खाद्य पदार्थों को संग्रहित करते समय किन 2 बिंदुओं पर विचार करना चाहिए, ठीक है? नाशवान मतलब जो खाद्य पदार्थ जो हैं उनको हम संग्रहित कर रहे हैं, नष्ट होने से बचा रहे हैं, तो ऐसे कौन-सी बिंदुओं का हम ध्यान रखेंगे, कौन-सी ऐसी बातों का ध्यान रखेंगे जो जिससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो नष्ट होने से बच सके? पहला जो है साफ-सुथरी और ढकी हुई जगह का उपयोग करेंगे, जिससे हमारे धूल, कीड़े और बैक्टीरिया जो है उससे हम बचा सकें अपने खाने को, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे जितने भी अनाज होते हैं, हम अनाजों को कहाँ पे रखते हैं, कैसे स्टोर रूम में रखते हैं, जो जगह पूरी तरीके से ढकी हुई होती है, जहाँ पे कीड़ों के आने की संभावना बहुत कम होती है और बैक्टीरिया से भी बचाव हो सकता है। दूसरी अगर हम बात करें ठंडी और सूखी जगह पर संग्रहित करना, ठीक है? ठंडी और सूखी जगह की अगर हम बात करें, क्यों करना चाहिए?
संग्रहित यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं अगर हम उसे ठंडी जगह पे रखते हैं तो उसमें नमी बहुत जल्दी लगती है और नमी के कारण हमारे उसके अंदर कीड़े देखने को मिलते हैं, जिससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो खराब हो सकता है। इसलिए हमें सूखी जगह पर और ठंडी जगह पर, मतलब जहाँ का जो तापमान है वो सामान्य हो, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, वहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि उनका जो स्वाद और गुणवत्ता है इससे बनी रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे पूछा है कि भोजन परोसते समय स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए पालन किए जाने वाले किन्हीं 2 दिशा निर्देशों की सूची बतानी है, ठीक है? यानी भोजन को परोसते समय ऐसे कौन से स्वच्छता वाले तरीके हैं जिनको हम पालन कर सकते हैं। पहला, कि हाथ धोकर साफ बर्तनों का उपयोग करके हमें भोजन परोसना चाहिए। दूसरा, कि खाद्य पदार्थों को हमें ढककर और गर्म रखकर ही परोसना चाहिए, जिससे वो खराब ना हो, दूषित ना हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा है कि ऊर्जा बचत वाली मुद्रा अपनाने से शारीरिक तनाव कम होता है। अपने उत्तर में अपने उत्तर के समर्थन में 2 उदाहरण दीजिए। यानी जो हमारी जो मुद्रा होती है, बैठने की जो मुद्रा होती है, उससे हमारी क्या हो रही है? ऊर्जा बचत हो रही है और हमारा शारीरिक तनाव भी कम हो रहा है। तो ऐसे कौन से 2 उदाहरण हैं जिससे हम बता सकते हैं कि हमारी ऊर्जा भी बच रही है और हमारा शारीरिक तनाव भी कम हो रहा है? पहले उदाहरण की बात करें तो रसोई में सब्जियां काटने के बाद पहले बर्तन और उपकरण इकट्ठा करना, फिर बाद में पकाना। बार-बार चलने फिरने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। यानी अगर हम रसोई में कार्य कर रहे हैं तो सारी सब्जियों को एक जगह काट के रख लेते हैं। सभी बर्तन और उपकरण जिनका उपयोग होने वाला है खाना पकाते समय, उनको एक ही जगह पे एकत्रित कर लेना चाहिए, इकट्ठा कर लेना चाहिए, जिससे हमारे बार-बार चलने फिरने की जो प्रक्रिया है वो कम होती है और इससे हमें शारीरिक थकान भी कम होती है और ऊर्जा की भी हमारी बचत होती है। दूसरे कारण की बात करें तो कपड़े धोते समय प्रकार के कपड़े धोते समय समान प्रकार के कपड़े एक साथ धोना। मतलब अगर हम कपड़े धो रहे हैं तो सभी एक समान प्रकार के कपड़ों को एक साथ धोना, ठीक है? हाथ और समय की बचत इसमें होती है, ठीक है? अलग-अलग कपड़ों को धोने की बजाय अगर एक समान प्रकार वाले कपड़े हैं, तो हमें उनको एक साथ ही धो लेना चाहिए, जिससे हमारे हाथ की और हमारे समय की बचत होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे बोला गया है कि महंगे प्रोटीन स्रोत के अलावा किन्हीं 2 ऐसे विकल्पों का उल्लेख करें जिनसे संतुलित आहार शामिल किया जा सकता है, ठीक है? ऐसे कौन से महंगे प्रोटीन स्रोत हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपने संतुलित आहार में शामिल कर सकते हैं? अगर हम बात करें महंगे प्रोटीन स्रोत विकल्प की, जिनसे हमारा आहार संतुलन जो है उसे हम शामिल कर सकते हैं। पहला जो है दालें और छोले। दाल और जो छोले होते हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं और प्रोटीन युक्त होते हैं, जिससे हमारे जो प्रोटीन की जो मात्रा जो होती है वो हमें अत्यधिक मिलती है। दूसरा है अंडा या मूँगफली। ये दोनों भी क्या होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं और इससे भी हमें पूर्ण रूप से पोषण मिलता है और प्रोटीन की मात्रा भी इसमें पूर्ण रूप से होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे पूछा गया है कि बचे हुए भोजन को भोजन में शामिल करने के 2 तरीके बताने हैं। बचे हुए भोजन को हम दोबारा से किस तरीके से भोजन में शामिल कर सकते हैं? पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है नई डिश तैयार करना। बची हुई सब्जी, दाल से हम क्या बना सकते हैं? पुलाव बना सकते हैं, दोबारा सूप बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, ठीक है? यानी जो हमारा भोजन बच गया है, सपोज़ दैट कि अगर हमारा वो बच गए हैं, सब्जियाँ बच गई है, हरी सब्जियाँ बच गई है, ठीक है? तो हम उससे क्या कर सकते हैं? पुलाव बना सकते हैं। अगर हमारे छोले या फिर दाल बच गई है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उससे पराठा बना सकते हैं, आटे में गूँथ के। तो ये क्या कर रहा है? हमारे बचे भोजन को एक नई डिश के रूप में तैयार कर रहा है। दूसरा है फ्रिज में सुरक्षित रखना और अगले दिन का उपयोग करना। यानी हम अपने बचे हुए भोजन को फ्रिज में रखकर, ठीक है? फ्रिज में ढककर और उसे ठंडा करके फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा भोजन खराब नहीं होगा और अगली बार हम इसे इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 2 तरीके जिससे हम बचे हुए भोजन को दोबारा शामिल कर सकते हैं अपने भोजन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे पूछा गया है कि आईएसआई मार्क के अलावा 6 महीने के बच्चे के खिलौने खरीदते समय आप किन 2 बातों का ध्यान रखेंगे? ठीक है, 6 महीने के जो बच्चे हैं उसके खिलौनों को अगर हम खरीद रहे हैं तो उसमें किन बातों का ध्यान रखेंगे कि जिससे बच्चे की ज़रूरतें भी पूरी हो सके और उसका जो ज्ञान इंद्रिय है उनका भी विकास हो सके। तो पहला जो है हमारा सुरक्षा और सामग्री, ठीक है? खिलौने कैसे होने चाहिए? नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए और किसी भी तरीके से वो नुकीले नहीं होने चाहिए।
ठीक है, एकदम सॉफ्ट होने चाहिए, नुकीले नहीं होने चाहिए, जिससे क्या होगी, बच्चे की एक सुरक्षा होगी, ठीक है, और उसको मतलब उसको उठाने में भी वो काफ़ी लाइट वेट लगेंगे, ईज़िली वो खेल सकता है और किसी भी तरीके से उसे वो चुभ नहीं सकते, उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो पहली बात का हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो हमारी खेल सामग्री है वो सुरक्षित हो, ठीक है, नुकीली ना हो और वज़न में हल्की हो। दूसरी है कि उम्र के अनुसार उपयुक्तता। हम क्या करेंगे, 6 महीने के बच्चों के लिए जब हम खिलौने खरीदेंगे तो उनकी उम्र के अनुसार ही खरीदेंगे। खिलौने बच्चे की उम्र और उसके विकास स्तर के अनुसार ही डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि उन्हें सही तरीके से उनसे खेला जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे पूछा है कि मिलावट मिलावटी पदार्थ यानी मैटिनियल येलो के स्वास्थ्य पे पड़ने वाले दो हानिकारक प्रभावों की पहचान कीजिए। यानी जो मिलावट के लिए हमारा जो मैटिनल येलो कलर है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है पीली दालों के अंदर, ठीक है। तो इसके ऐसे कौन से हानिकारक प्रभाव है जो हमारे स्वास्थ्य पे पड़ते हैं। सबसे पहले प्रभाव की बात करें तो पाचन तंत्र पे असर डालता है ये, जिससे हमारे पेट में लगातार दर्द बन सकता है, उल्टी दस्त जैसी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। दूसरा, दीर्घकालिक प्रभाव मतलब जो बहुत समय तक रह सकते हैं, यानी जो हमारे रक्त संबंधित विकार होते हैं, बीमारियां होती हैं ब्लड से रिलेटेड, ठीक है, या हमारी लीवर और किडनी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो मिलावटी पदार्थ जो होते हैं उसके अंदर मैटिनल येलो कलर के दो हानिकारक नुकसान होते हैं, ये हमारे पाचन तंत्र पे असर डालता है और दीर्घकालिक तक हम इसको देख सकते हैं, दीर्घकालिक तक इसका प्रभाव हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे पूछा है कि कपड़े की देखभाल और रखरखाव में ब्लीच का उपयोग किया जाता है। दैनिक दिनचर्या में उपयोग किए जाने वाले ब्लीच का एक उदाहरण दीजिए। अगर हम बात करें कपड़ों की देखभाल की तो उसके रखरखाव के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ब्लीच का उपयोग करते हैं, क्योंकि ब्लीच का उपयोग कपड़ों से दाग धब्बे हटाने, जीवाणु और रंग की धब्बेदार गंदगी हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है कि जितने भी हमारे दैनिक दिनचर्या होती है ये उसमें यूज़ किया जाता है। ब्लीच क्या, अगर हम उदाहरण की बात करें तो क्लोरीन ब्लीच जो होती है, हमारी क्लोरीन ब्लीच जो होती है उसमें हाउस होल्ड क्लोरिक्स होता है, ठीक है, एक हाउस होल्ड क्लोरिक्स नाम का एक पदार्थ होता है जिससे जो कपड़ों के अंदर जो दाग धब्बे होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये उसको नष्ट कर देता है और कपड़ों से धब्बों की गंदगी हटाने में भी ये उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है कि कपड़े धोते समय सफ़ेद कपड़ों पर नीला रंग क्यों लगाया जाता है। नीला रंग लगाते समय आप कौन सी सावधानियां बरतेंगे। तो कपड़ों पे हम नील लगाते हैं या फिर जो नीला रंग होता है उसको क्यों लगाते हैं सफ़ेद कपड़ों पे। सफ़ेद कपड़ों में हल्का पीलापन आ जाता है, ठीक है, जिससे हम नीले रंग का उपयोग करते हैं जिसको हम ब्लूइंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। नीला रंग क्या करता है कि सफ़ेद कपड़ों में एक चमक उनमें लेकर आता है, उन्हें चमकदार फिर से बना देता है जो पीले पड़ चुके होते हैं। नीला रंग लगाते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें नीला रंग का उपयोग करते समय उसकी जो मात्रा है यानी उसकी जो क्वांटिटी है उसका ध्यान रखना चाहिए ताकि वो ना ज़्यादा अधिक मात्रा में लगे और ना ही ज़्यादा कम मात्रा में लगे, यानी उसकी एक मात्रा निर्धारित करनी चाहिए कि इतनी मात्रा में हमें उसे डालना चाहिए। अत्यधिक डालेंगे तो क्या होगा, हमारा कपड़ा पूरा ही नीला पड़ जाएगा। तो ये था हमारा कपड़ों में नीला रंग क्यों लगाया जाता है, कौन सी सावधानियां थी, ठीक है, सावधानियां कौन सी बरतनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे बोला गया है कि संतुलित भोजन बनाने के लिए ICMR द्वारा किए गए किन्हीं दो प्रमुख दिशा निर्देशों को लिखिए, ठीक है, यानी ICMR के द्वारा ऐसे कौन से दो प्रमुख दिशा निर्देश है जो हमारी एक बैलेंस डाइट को दिखाते हैं। पहला है कि पोषक तत्वों का संतुलन, वो भोजन जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, विटामिन हो, खनिज हो, ये सारे के सारे पदार्थ क्या हो, शामिल हो। दूसरा कि विविधता और मौसमी खाद्य पदार्थ, यानी भोजन के अंदर हमारी विविधता हो, अलग अलग व्यंजन हो उसके अंदर, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द मौसम, यानी कि जो हमारा मौसम है, मौसम के अनुसार हमारा भोजन होना चाहिए। भोजन में अलग अलग प्रकार के अनाज होने चाहिए, दालें होनी चाहिए, फल होनी चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए। ये क्या करती हैं कि मौसमी और स्थानीय खाद्य पदार्थों का भी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं और ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, एक संतुलित भोजन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, संतुलित भोजन बनाने में हमारी सहायता कर रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 में हमसे पूछा गया है कि रसोई घर के वे कौन से 4 क्षेत्र हैं जिन्हें साप्ताहिक आधार पर साफ किया जा सकता है, यानी वीकली, जब हम साप्ताहिक रूप से यानी हफ्ते में
हम उसको एक बार साफ कर सकते हैं। ऐसे कौन से 4 क्षेत्र हैं रसोई घर के, यानी किचन में ऐसे कौन-कौन से एरिया हैं जिसको हम हर सप्ताह, हर हफ्ते साफ कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है काउंटर और टेबल की सतह, जिसमें हम खाना बनाने और काटने वाली जगह को हम शामिल करते हैं, उसको साफ कर सकते हैं हर हफ्ते। दूसरा अलमारी और शेल्फ, अलमारी और शेल्फ को साफ करना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे हम अनाज, मसाले, बर्तन को रखते हैं। ठीक है? फ्रिज और फ्रीज़र, फ्रिज और फ्रीज़र को भी साफ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे जितना भी हमारा भोजन होता है वो रखा होता है। ठीक है? चौथा है मिट्टी, फर्श और नाली। मिट्टी, फर्श और नाली भी साफ करना ज़रूरी होता है ताकि जितने भी कीट-पतंगे हैं, कीड़े-मकोड़े हैं, उनसे हम बच सकें, धूल से बच सकें और गंदगी से बच सकें। तो ये थे हमारे साप्ताहिक आधार पर 4 रसोई घर को साफ करने के ऐसे क्षेत्र, जिससे हम स्वच्छता का पालन कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे पूछा गया है कि आरंभिक बाल अवस्था में भावनात्मक विकास की किन्हीं 2 विशेषताओं की सूची बनाइए। अगर हम बात करें आरंभिक बाल्यावस्था में भावनात्मक विकास किस तरीके से होता है, तो पहला जो होता है हमारा भावनाओं की तीव्रता। इसमें क्या होता है इस बाल अवस्था में कि बच्चों की जो भावनाएं होती है बहुत तेजी से बदलती है। बच्चे बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी उदास भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें तो संबंध बनाने की क्षमता, यानी जो बच्चे होते हैं इस उम्र में क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा उन्हें एक लगाव हो जाता है अपने परिवार के प्रति, अपने करीबी लोगों के प्रति। वो एक मजबूत भावनात्मक संबंध विकसित करने लगते हैं अपने आसपास के लोगों से। तो ये जो थे भावनात्मक विकास की 2 सूची थी, जो मैंने आपको बताई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे पूछा गया है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों में दिखाई देने वाले गायात्मक विकास की कोई 2 गतिविधियों को दर्शाइए। ठीक है? गायात्मक विकास, ठीक है? तो हमारा जो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उनका जो गायात्मक विकास का मतलब क्या होता है कि जो हमारा फाइन मोटर कौशल जो है उससे संबंधित है। पहला कौन-सा है कि रंग भरना और चित्र बनाना। हाथ और उँगलियों के बीच में जितनी भी हमारी सूक्ष्म मांसपेशियाँ होती हैं, यानी जो छोटी मांसपेशियाँ होती है, वो इसके विकास को दर्शाता है। दूसरा है साइकिल चलाना या गेंद फेंकना या पकड़ना, ये भी क्या करता है हमारी शारीरिक संतुलन और बड़ी गतिविधियों की मांसपेशियों को दर्शाता है। ठीक है? यानी फाइन मोटर डेवलपमेंट और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट दोनों को यहाँ पे पूछा गया था कि 3 से 5 वर्ष की आयु में कौन-कौन सी गतिविधियों के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो पहला था हमारा फाइन मोटर से संबंधित, यानी जो जिसमें बच्चों की जो उँगलियाँ हैं उसकी मांसपेशियों का विकास हो रहा है, जिससे कैसे किससे पता चल रहा है हमें, रंग भरने से, चित्र बनाने से। अगर बच्चा रंग भर पा रहा है, चित्र बना पा रहा है, तो उससे उसकी मांसपेशियों का विकास जो हो रहा है वो चल रहा है। दूसरा है साइकिल चला रहा है, गेंद पकड़ रहा है या फेंक रहा है, तो वो भी क्या दर्शा रहा है, उसके शारीरिक संतुलन यानी बैलेंस को दर्शा रहा है और मांसपेशी की गतिविधियों को भी दिखा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें दिया हुआ है कि आपकी 70 वर्षीय नानी आपके साथ कुछ दिन रहने के लिए आई हैं। उनके लिए आहार बनाते समय आप किन 4 बातों का ध्यान रखेंगे? यानी आपकी जो नानी है उनकी एज कितनी है? 70 वर्ष है, ठीक है? तो वो आपके लिए रहने आपके साथ रहने के लिए आई हैं कुछ दिनों के लिए, तो आप उनका जो मील प्लानिंग है, यानी जो आहार योजना है, उसको बनाते समय कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे? तो पहली जो हमारी बात है वो है पोषण संतुलन। जो हमारी नानी जी हैं उनके लिए हमें एक संतुलित पोषण वाला आहार तैयार करना है, जिसमें प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल भी हो, फाइबर युक्त भोजन भी हो, ताकि उनकी ताकत बढ़ सके और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ सके। दूसरा है पचने में आसानी हो, ऐसा भोजन तैयार करेंगे आहार योजना बनाते समय हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ऐसा भोजन शामिल करें उनके आहार योजना में जो पचने में आसानी हो, ठीक है? कम मसालेदार हो, आसानी से पच सके। तीसरा है तरल पदार्थों की मात्रा, यानी पर्याप्त रूप से उसमें पानी भी हो, सूप भी हो, छाछ भी हो, ये भी हम शामिल कर सकते हैं जिससे उनके अंदर निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन ना हो। चौथी बात कौन सी है हमारी? चौथी बात ये है कि भोजन की मात्रा और आवृत्ति, यानी भोजन की मात्रा यानी कि एक टाइम में वो कितनी मात्रा में भोजन ग्रहण करेंगी, ये भी उसमें शामिल होना चाहिए। तो छोटे-छोटे और नियमित रूप से भोजन दें ताकि उनके पेट पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। यानी जो हमारी 70 वर्षीय नानी जी हैं, उनको हमें एकदम से ही सारा भोजन नहीं देना है। भोजन को छोटे-छोटे टुकड़ों छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, मतलब कि एक जो आहार योजना बना रहे हैं, वो हम छोटी बनाएँ, ठीक है? जिससे क्या हो, उनके पेट पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, ठीक है? जिससे उनका जो पचाने की जो क्षमता है वो भी बनी रहे और
उन्हें ताकत भी मिले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें हमसे पूछा है कि एक व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या में फुर्सत का समय होने के दो कोई लाभ बताइए। ठीक है, एक व्यक्ति है, उसके दैनिक दिनचर्या में यानी डेली रूटीन के अंदर फुर्सत समय के होने के कोई दो लाभ बताने हैं। पहला पहला क्या होता है, फुर्सत में अगर हम रहते हैं तो हमें तनाव कम होता है, व्यक्ति आराम कर सकता है, मानसिक और शारीरिक रूप से उसे तनाव से वो मुक्त रह सकता है। दूसरा है सृजनात्मकता सृजनात्मकता और रुचियों का विकास भी होता है। फुर्सत में जब हम रहते हैं तो हम अपनी पढ़ाई, खेल या कला जैसी गतिविधियों को भी करते हैं, जिससे हमारी जो कौशल्स है यानी जो हमारी स्किल्स है वो क्या होती हैं, बढ़ती हैं, सृजनात्मक रूप उन्हें मिलता है, डेवलप होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, फुर्सत समय के दो लाभ थे, जिनसे हमें पता चला कि हम अपने दैनिक रूटीन में इसको फॉलो करके यानी दैनिक दिनचर्या में फॉलो करके हम अपने तनाव मुक्त रह सकते हैं और हमारी जो रुचियां हैं, हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी डेवलप कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे पूछा है कि केसरी दाल को अधिकतर खाद्य मिलावटी पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट है इसका कि इसकी मिलावट किन दो खाद्य पदार्थों में की जाती है। दूसरा, इसका खाने से स्वास्थ्य पे पड़ने वाले एक कुप्रभाव बताइए। यानी जो केसरी दाल है इसको ज्यादातर मिलाया जाता है खाने के पदार्थों में। ठीक है, और किन किन में मिलाया जाता है केसरी दाल को, आटे में मिलाया जाता है, बेसन में मिलाया जाता है। ठीक है, ये जो केसरी दाल होती है पीले रंग की होती है, उसको आटे में भी देखने को मिलता है हमें और बेसन में भी देखने को मिलता है। अगर हम इसके कुप्रभाव की बात करें यानी दुष्प्रभाव की बात करें, नुकसान की या हानिकारक की बात करें, तो इससे क्या हो सकता है, हमारे पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी, दस्त जैसी पाचन समस्या का हम शिकार हो सकते हैं। तो केसरी दाल के जो कुप्रभाव थे वो हमारे ये थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे पूछा गया है कि एक दुकान से दूसरी दुकान की तुलना में वस्तुओं के मूल्य में भिन्नता होने के दो कारण बताने हैं। ठीक है, एक दुकान से दूसरी दुकान में जो वस्तु है उसके अंदर भिन्नता क्या हो सकती है, यानी वो किस तरीके से अलग हो सकते हैं। पहले अगर हम कारण की बात करें, स्थान और दुकान का किराया, यानी अगर हमें महंगे इलाके में अगर हम स्टोर की बात करें तो वहाँ पे जो कीमत होगी सामान की वो भी ज़्यादा होगी। अगर हम सस्ते इलाके की या छोटे स्टोर की बात करें, वहाँ पे सामान की कीमत भी क्या होगी, कम होगी। अगर बड़े स्टोर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगी, कीमत भी अधिक होगी। दूसरा दूसरा कारण क्या होगा, भिन्नता होने के कारण, मतलब मूल्यों में जो भिन्नता होगी, जो प्राइस होगा वहाँ पे उसका जो अलग होगा। दूसरा कारण क्या होगा कि ब्रांड और गुणवत्ता, ब्रांड भी क्या है, एक महत्वपूर्ण है, दूसरा गुणवत्ता भी क्या है, महत्वपूर्ण है। अलग अलग ब्रांड की जो चीज़ें होंगी उसकी भी कीमत क्या होगी, अधिक होगी। उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थ होंगे तो उसकी भी कीमत क्या होगी, अधिक होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें हमने जाना कि वस्तुओं की जो कीमत है वो किस तरीके से हमें अलग अलग दुकानों पे देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे पूछा गया है कि दो अभिक्रमकों के नाम बताइए जिनका उपयोग करके आप सफेद सूती मेजपोश पर लगे चाय के धब्बों को छुड़ा सकते हैं आसानी से। ठीक है, अभिक्रमक, ठीक है, जो हमारे दाग छुटाने में काम आते हैं। हमारा एक सूती मेजपोश है, उस पे चाय के दाग लग गए हैं, तो हम उसको किस तरीके छुटा सकते हैं, कौन से अभिक्रमों की सहायता से। पहला जो है हमारा नींबू का रस। नींबू का रस क्या करता है, दाग को हल्का करने में और उसे साफ करने में मदद करता है। दूसरा, साबुन का पानी। साबुन का पानी क्या करता है, धब्बे हटाने में और कपड़ों को साफ करने में भी हमारी मदद करता है। तो हमारे दो अभिक्रमक कौन से हुए, नींबू का रस और साबुन का पानी। यही दोनों हमारे क्या है, एक सूती मेजपोश पे से चाय के धब्बे को हटाने में हमारी सहायता करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे पूछा है कि एक बच्चे की सफेद सूती स्कूल यूनिफॉर्म पर बॉल पेन का धब्बा लग गया है। ठीक है, उसको छुड़ाने के लिए ऐसे कौन से दो अभिक्रमक है। अभी हमने बात करी थी मेजपोश की जिसपे चाय का दाग लगा था, अब हम बात कर रहे हैं सूती यूनिफॉर्म की जिसपे बॉल पेन का दाग लगा है। तो इस पे बॉल पेन के दाग को हटाने के लिए कौन से हम अभिक्रमों का प्रयोग करते हैं। पहला अभिक्रमक जो आता है हमारा वो आता है एल्कोहल। एल्कोहल क्या करता है, स्याही को हल्का करने में और उसको हटाने में हमारी मदद करता है। दूसरा है लौंग का तेल। लौंग का तेल भी क्या करता है, स्याही के धब्बे को हटाने में हमारी मदद करता है। तो ये अभिक्रमक जो होते हैं वो दाग हटाने में हमारी सहायता करते हैं और ये जो अभिक्रमक होते हैं वो दाग के अकॉर्डिंग होते हैं। तो गाइस, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसी ही चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम टिप्स एंड नोट्स चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करो आशीष तिवारी एकेडमी को। इस चैनल पर हम रेगुलर क्लास 9 to 12 के लिए वीडियोस अपलोड करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, बोथ मीडियम में, जीरो कंफ्यूजन के साथ समझाते हैं। अगर आपको वीडियो
पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि पढ़ाई बांटने से बढ़ती है। और कमेंट बॉक्स में लिखो कि आप किस क्लास के हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए। मैं हूँ सिमरन और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में पावरफुल कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।